सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम यूपीएससी विद मनीषा। एंड ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो बुद्धिज़्म पे है। कल हम लोगों ने गौतम बुद्धा के बारे में एक चैप्टर में बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, बट गौतम बुद्धा और बुद्धिज़्म एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली प्री में, तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्धिज़्म के फाउंडर गौतम बुद्धा थे। 563 बीसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था और उनकी प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी निवा कपिलवस्तु अभी इस समय नेपाल में जो प्रेजेंट में है वहाँ हुआ था। और इनका जो क्लैन था वो शाक्य क्षत्रिय क्लैन था। क्लैन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि क्लैन क्या होता था। महावीर जैन और गौतम बुद्धा दोनों ही अलग अलग क्लैन्स में ही पैदा हुए थे, राइट। इनके फादर का नाम शुद्धोधन था जो किंग थे कपिलवस्तु के, और इनकी मदर का नाम महामाया था जो कोसला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। इनकी मदर की बहुत जल्दी ही डेथ हो गई थी। इनफैक्ट इनको जन्म देने के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको उनकी स्टेप मदर ने पाला जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, और उन्हीं के नाम पे ही उनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा था। हालांकि वो उनकी स्टेप मदर नहीं, उनकी मासी ही थी, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि गौतम बुद्धा की शादी हुई थी यशोधरा से जो कोली डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, और बहुत ही जल्दी शादियाँ उस ज़माने में हो जाया करती थी, इसलिए उनकी भी हो गई थी। और उनका एक बेटा था राहुल नाम का। जब गौतम बुद्धा अपने राज्य में कभी भ्रमण करते थे तो उन्हें लोगों के दुख, लोगों की तकलीफ़ें देखने को मिलती थी। और एक बार वो ऐसे ही भ्रमण करने के लिए निकले और उन्हें 4 ऐसी चीज़ें दिखी जिसने उनका पूरा लाइफ ही चेंज कर दी, जो कि थी पहली एक ओल्ड मैन। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमारी से, रोग से ग्रसित आदमी को देखा, एक डेड बॉडी देखी और एक एस्केटिक देखा, ठीक। एस्केटिक के ऊपर उन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसके सामने ही एक बुढ़ा मरा पड़ा था, उसके सामने ही एक डिजीज़्ड आदमी था, उसके सामने ही एक बूढ़ा बैठा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर किसी भी चीज़ को लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और उसी एस्केटिक से उन्होंने सीखा कि आप जीवन की हर स्थिति में सामान्य एक तरह से कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने 29 ईयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया था, अपना घर त्याग दिया था, और वो घर से अपने वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इस इवेंट का नाम महाभिनिष्क्रिमा हम लोग कहते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है, राइट। तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स ही मेन इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि होम रिनंसिएशन के इवेंट को हम क्या कहते हैं, राइट। इसका महाभिनिष्क्रिमा का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब है ग्रेट गोइंग फोर्थ, राइट। इनके टीचर्स अलारा कल्मा जो कि एक सांख्या फिलोसोफर थे, उनसे इन्होंने मेडिटेशन सीखा था। तो सिट एक जगह पे आप घंटों तक बैठे रहें, उसे मेडिटेशन कहते हैं। हालांकि मेडिटेशन में आप अपने दिमाग में कुछ चीज़ें इमेजिन करते हैं, आप सभी को पता होगा। और इनफैक्ट हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो हम सबको भी मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, उससे कंसंट्रेशन पावर भी बहुत इंक्रीज़ होती है। और इनके दूसरे गुरु का नाम उद्रक रामपुत्र था। एट द एज ऑफ 35 वो बोध गया पहुँचे, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है, और एक पेपल ट्री के नीचे बैठ गए जहाँ पर उन्हें निर्वाण यानी कि एनलाइटनमेंट मिला। निरंजना नदी का मॉडर्न नेम फल्गु है, और वहाँ पे वो 49 डेज़ के कंटिन्यूस मेडिटेशन के लिए बैठ गए। उसके बाद वो फुली एनलाइटेंड हो गए और उनका नाम बुद्धा और तथागत या तथागत कहा जाता है, राइट। बुद्धा मतलब जिसके पास सारा ही समस्त ज्ञान हो। बोध गया में जिस पेड़ के नीचे वो बैठे, जिस पेपल के पेड़ के नीचे वो बैठे, उसका नाम भी बोधि ट्री रखा गया। और बोध गया एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह मानी जाती है। उन्होंने अपना पहला सरमॉन का मतलब अपना पहला लेक्चर, अपना पहला जैसे आजकल के पंडित लोग करते हैं, अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, उस तरह उन्होंने जो अपना पहला लेक्चर दिया वो सारनाथ में था, जो उन्होंने अपने 5 शिष्यों को शुरू में दिया। और उन 5 शिष्यों को वो सरमॉन देने का मतलब, इस इवेंट को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, राइट। तो जैसे मैंने बताया अभी पहले भी कि बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें उन इवेंट्स को ही ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बना कि फर्स्ट सरमॉन जिस सारनाथ में जो दिया, तो इस इवेंट को क्या कहते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि उस इवेंट का नाम धर्म चक्र परिवर्तन होता है।
राइट। फिर बुद्धा की डेथ की बात करी जाए तो वो 80 ईयर्स की एज में 483 BC में उनकी डेथ हो गई कुशीनगर में। कुशीनगर एट प्रेजेंटली यूपी में है, जहाँ पे अभी ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी बनने वाला है, अभी इनॉग्रेशन हुआ है उसका। सो इस इवेंट को हम लोग महापरिनिर्वाणा कहते हैं। इसका मतलब होता है फाइनल गोइंग आउट, लाइक फाइनल गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। सिद्धार्थ नगर का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा है। इनफैक्ट नोएडा का नाम भी गौतम बुद्ध नगर उन्हीं के नाम पे पड़ा है, क्योंकि वो कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी से होके जाता है, राइट। इनफैक्ट नोएडा यूपी में ही है, बट कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी से होके जाता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि बुद्धा की लाइफ के ग्रेट इवेंट्स कौन कौन से थे। तो इस टेबल में वो सारे ही डिस्कस्ड हैं। पहला था उनका जन्म, जिसके जो सिम्बल्स भी हमें याद रखने चाहिए। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पैर पे कमल के फूल बने थे, इसलिए लोटस और बुल के यहाँ पे हम सिंबल की तरह यूज़ करते हैं। महाभिनिष्क्रमण, जैसे मैंने आपको बताया, रिनंसिएशन, उसका सिंबल हॉर्स है। निर्वाणा या संबोधि, जो इनको एनलाइटनमेंट मिला, उसका सिंबल बोधि ट्री है। धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कि जो उनका फर्स्ट सरमॉन था, तो चक्र से हम व्हील याद रख सकते हैं, इसलिए उसका सिंबल व्हील है। और डेथ है, क्योंकि जितने भी स्तूपाज हैं उनमें सब में डेड बॉडीज़ ही रखी जाती हैं, मेनली बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वालों की। तो महापरिनिर्वाणा उनकी जो डेथ है वो स्तूपा है उसका सिंबल, राइट। नाउ इनके कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग चीज़ों के नाम देख लेते हैं, जैसे कि कंठक बुद्धा के घोड़े का नाम था। चना उनके चैरिएटर का नाम था, जो उसको चैरियट को उनके चलाता था। देवदत्त जो थे वो बुद्धा के कज़न थे। और सुजाता एक फार्मर की बेटी थी, जिन्होंने उनको कभी ना कभी चावल दिए थे जब वो भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। बुद्धा के जो अदर नाम थे वो गौतम थे, क्योंकि वो उनके क्लैन का नेम था। सिद्धार्थ था, जो उनके चाइल्डहुड का नेम था। और शाक्यामुनि। तो अब हम अगली बात करेंगे बुद्धिज़्म के डॉक्ट्रिन्स के बारे में, जिसको हम लोग चतवारी आर्य सत्यायनी भी कहते हैं, यानी कि 4 नोबल ट्रूथ्स, ठीक है। जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं यही बुद्धिज़्म का एसेंस है, यानी कि पूरा बुद्धिज़्म इन्हीं 4 नोबल ट्रूथ्स में ही है। पहला है लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, यानी कि दुख। सॉरो को हम लोग दुख भी कहते हैं। तो सबम दुखम, यानी कि सबके जीवन में दुख ही दुख है। फिर लिखा है देयर आर कॉजेज़ ऑफ सॉरो, और हम ये भी जानते हैं कि दुख किसी न किसी कारण से ही होता है, यानी कि दुख समुदाय। द्वादश निदान या प्रतितिया समुत्पदा। तीसरा हम कहा जाता है 4 नोबल ट्रूथ्स में कि सॉरोज़ कैन बी स्टॉप्ड, यानी कि दुखों का निरोध हो सकता है, यानी कि निर्वाणा, राइट। और चौथा है कि पाथ हेडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, यानी कि दुख निरोध गमनी प्रतिपदा, यानी कि इसका अष्टांगिका मार्ग है कि आप दुख से बाहर कैसे निकलेंगे। तो इसके लिए 8 फोल्ड पाथ हमारे बुद्धिज़्म में दिए हैं, जिनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। नाउ कुछ यहाँ पे नोट्स के पॉइंट हैं, जैसे कि प्रतितिया समुत्पदा इज़ ऑल्सो नोन एज हेतु वड़ा, थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड कशनभा वदा, द थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस और इम्परमानेंस, यानी कि हम लोग जानते हैं कि कुछ मोमेंट कभी ही हो सकते हैं, लाइक एक समय पे एक मोमेंट अगर आपने जिया है तो वो मोमेंट आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, और ये सब कुछ इम्पर्मानेंट है, लाइक इट्स ऑल टेम्परेरी, ठीक है। दूसरा है डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो, अगर हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस, हमारे मन में डिज़ायर्स नहीं होंगी तो हम सॉरो भी नहीं फील करेंगे। आजकल के जो यूथ हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशंस आपके सॉरोज़ को इंक्रीज़ करेंगी, राइट, उन्हें कम नहीं करेंगी। थर्ड पॉइंट है कि लाइफ का अल्टीमेट एम जो है वो निर्वाणा है, ठीक है। एटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु के चक्र से जो मुक्ति होती है वो आपको, वही आपके जीवन का अल्टीमेट एम है, वही आपके जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। और हम यहाँ पे अष्टांगिका मार्ग के बारे में बात करते हैं। तो अष्टांगिका मार्ग, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 फोल्ड पाथ्स हैं, जिसमें पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम सही चीज़ को सही ऑब्जर्व करें। राइट डिटर्मिनेशन, यानी कि उसके प्रति हम सही तरह से काम करें। राइट स्पीच, यानी कि हम उसके लिए सही बोलें। राइट एक्शन, यानी कि हम सही काम करें।
राइट लाइवलीहुड यानी कि उस चीज़ को करने के बाद जो वो आपको प्रोवाइड करेगा वो आपकी लाइफ को और इम्प्रूव करेगा। राइट एक्सरसाइज यानी कि हम उस चीज़ को जो हमें पावर्स मिली हैं उनका हम सही से यूटिलाइजेशन करें। राइट मेमोरी यानी कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें फिट होनी चाहिए। एंड राइट मेडिटेशन यानी कि अगर हम उसे बैठ कर आँख बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचें तो हमें सब कुछ सही ही महसूस होना चाहिए। इससे आप अपने यूपीएससी और आईएएस की जर्नी से भी अष्टांगिका मार्ग को कनेक्ट कर सकते हैं। राइट ऑब्जर्वेशन यानी कि आप अभी जैसे मुझे सुन रहे हैं, वैसे मैं तो इतनी कोई बड़ी आईएएस ऑफिसर तो हूँ नहीं, बट अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आईएएस ऑफिसर्स के वीडियोस देख रहे हैं तो आपने उन्हें ऑब्ज़र्व किया कि हाँ इन्होंने ये बुक्स पढ़ी इसलिए ये ऐसे हुए तो मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर आपका अंदर डिटर्मिनेशन आया कि नहीं मुझे भी आईएएस बनना है, मुझे भी यूपीएससी क्रैक करना है। फिर आया राइट स्पीच यानी कि आप सही डायरेक्शन में सही लोगों से बात कर रहे हैं। फिर आया राइट एक्शन यानी कि उन लोगों से सुनने के बाद जो आपने काम किया वो काम भी सही है। उसके बाद जब आप आईएएस बन जाएंगे तो वो आपको लाइवलीहुड भी प्रोवाइड कर रहा है और जो आपको पावर्स मिली हैं उनको आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी मेमोरी में वो पावर्स ऑलरेडी सेव्ड हैं। आपको मालूम है कि आप किस पावर को कितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड राइट मेडिटेशन मतलब अगर आप अपनी आंखें बंद करके कभी अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है ये वाकई में आप प्राप्त करने लायक हैं। राइट एक हमारे पास मध्य मार्ग है जो मिडिल पाथ है, यानी कि मैन शुड अवॉइड बोथ द एक्सट्रीम्स, यानी कि आप एकदम ही कंफर्टेबल नहीं हो सकते और आप एकदम ही दुखी नहीं हो सकते। ठीक, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ मैंने घर का सारा ऐशो आराम त्याग दिया, जैसा कि गौतम बुद्धा ने किया। उन्होंने कभी मध्यम मार्ग नहीं निकाला, हमेशा वो सेवियर एस्केटिज्म में ही रहे, मांग के खाते थे। जबकि उनके पिता इतने बड़े राजा थे, वो चाहते तो आराम से राजा बनकर रह सकते थे, उन्हें कोई नहीं मना करने वाला था। बट उन्होंने अपनी लाइफ को एस्केटिक और लोगों की सेवा में बिताना ज़रूरी समझा। ठीक, इसलिए उन्होंने इस मध्यम मार्ग को दिया कि आगे आने वाले समय में हो सकता है लोग सेवियर एस्केटिज्म में ना जा पाएँ और लोग कंफर्ट और लग्जरी में ज़्यादा ही खो जाएं। तो इसलिए एक मध्य का मार्ग निकाला गया जो आपको दोनों एक्सट्रीम से दूर रखता है और आपको बीच में ही बैलेंस करने की बात करता है। हमारे बुद्धिज़्म में 3 रत्न हैं जिन्हें हम 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म कहते हैं, जिसका पहला है बुद्धा द एनलाइटेंड, दूसरा है धर्मा डॉक्ट्रिन और तीसरा है संघा जो है कम्यून। ठीक है, इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिरत्न आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा ये आपके मेंस के बुद्धा का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बात करते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स मेनली बिहार में हुई। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स में 3 बिहार में हुए और 1 जम्मू कश्मीर में हुआ। राइट, सो हमारा जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका ईयर है 483 BC और इसका वेन्यू है सप्तपर्णी केव राजगृह। इसका जो चेयरमैन था वो महाकसापा, ये एक पर्सन होंगे उस टाइम पे जो चेयरमैन होंगे। और इसके जो पैट्रन थे, पैट्रन यानी कि फॉलोअर्स, राइट, वो अजातशत्रु थे जो कि हरण्यक डायनेस्टी के थे। इसका जो रिज़ल्ट निकला वो था कि हमने सुत्ता पिटाका को कंपाइल किया और विनय पिटाका आनंद और उपाली के द्वारा जो लिखी गई थी उसका भी कंपाइलेशन कर लिया इस बुद्धिस्ट काउंसिल में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 383 BC जो कि हुआ था जिसका वेन्यू था चुलावंगा वैशाली जो कि बिहार में है एट प्रेजेंट और जिसके चेयरमैन सब्बा कमी थे। इसके पैट्रन काला अशोक शिशुनाग डायनेस्टी के थे और इसमें जो मॉन्क्स थे वो कुछ जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस लोग फॉलो करते थे उसमें कुछ चेंजेस चाहते थे। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा 250 BC में हुआ जिसका वेन्यू था अशोक कर्मा विहार पाटलिपुत्र, जिसका चेयरमैन मोगाली पुत्ता तिसा था और इसका पैट्रन अशोक था। लाइक अशोक मौर्यन डायनेस्टी का। ठीक है, यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का पैट्रन काला अशोक था एंड इसके पैट्रन सिर्फ अशोक थे। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा पिटका वो हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके पैट्रन अशोक थे। ठीक है, हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD में हुआ जो कि कुंडलवना कश्मीर में हुआ और इसके चेयरमैन वसुमित्र और वाइस चेयरमैन अश्वघोषा थे। इसके पैट्रन कनिष्क थे जो कुशाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इसमें महाविभाषा शास्त्र संस्कृत कमेंट था एक त्रिपिटिकास पे, उसका कंपाइलेशन हुआ।
बुद्धि गौतम बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धिज़्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। एक थे हिनायंस और एक थे महायंस। तो इसमें भी इस बुद्धिस्ट काउंसिल में उनका डिवीज़न अप्रूव कर दिया गया। ठीक, अब अगर हम पता करें कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है, कहाँ से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्धा कौन थे, कैसे थे, तो हमारे पास कई सारे टेक्स्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सो पहला है हमारा पाली टेक्स्ट, जिसमें हमारे त्रिपिटिकाज आते हैं। त्रिपिटिका में पिटिका का मीनिंग बास्केट है, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे उन्हें हम पाम लीव्स पे लिखते थे एंड इसमें उनको हम पाम लीव्स पे लिखते थे और बास्केट्स में रख देते थे। इसमें 3 तरह की पिटिकाज हैं हमारे पास। पहली है सूत्ता पिटिका, यानी कि जो डायरेक्ट बुद्धा के मुंह से सुनी और उन्हें लिख दिया गया। दूसरा है विनय पिटिका, जो मोनास्ट्रीज़ में हमें देखने को मिली, मोनास्टिक कोड्स हैं जो। और है तीसरी है अभिधम्मा पिटिका, जो कि रिलीजियस डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा हैं। अभिधम्मा पिटिका में हमारे बहुत सारे निकाय हैं, ठीक है, जैसे कि दीघा निकाय, मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुडक शद्रुका निकाय। ठीक है, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, जो है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। इसका ट्रांसलेशन, इसका मतलब एक डायलॉग है, मतलब एक टॉक है बिटवीन मिलिंद, जो एक इंडो ग्रीक रूलर थे मेनांडर, और बुद्धिस्ट सेंट नागसेन के बीच में एक डायलॉग है, उसी का नाम मिलिंद पन्नो है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द संस्कृत टेक्स्ट, बुद्धा चरित, सौंदर्य नंदा, सुतकलंकर, सरिपुत्र प्रकरण एंड वज्र सूची, अश्वघोषा, महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र, विशुद्धमगा, अत्थाकातयन एंड सुमंगल वंशी, बुद्धा घोषा, मध्यमिका करिका एंड प्रजान परिमिता करिका, नागार्जुन एट्सेट्रा। इनमें से आपको सारों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें से वसुमित्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुद्धा घोषा इंपॉर्टेंट है। इनके सबके नाम थोड़े बहुत हाँ आपके माइंड में रहने चाहिए कि संस्कृत टेक्स्ट एक आध के नाम आप रिमेंबर रखें। बुद्धिज़्म की सेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने भी पहले बात करी थी, तो बुद्धिज़्म में हमारे 3 सेक्ट्स हैं, हिनायन, महायान और वज्रायन। हिनायन का मतलब है लेसर व्हील, महायान का मतलब है ग्रेटर व्हील और वज्रायन का मतलब है मिडिल व्हील। जो हिनायंस थे वो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग में भरोसा करते थे। महायान्स जो थे वो हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा में भरोसा करते थे, और वज्रायन इनमें से किसी भी भरोसा नहीं करते थे। सेकेंड थिंग इज़, हिनायंस जो थे वो इंडिविजुअल सैल्वेशन के बारे में बात करते थे और अपने डिसिप्लिन के बारे में बात करते थे। मतलब आप वर्ल्ड को नहीं इम्प्रूव कर सकते, लेकिन आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। जो महायान थे उन्हें ऐसा भरोसा था कि आप बुद्धा और बोधिसत्व की हेल्प से आप सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। वज्रायन को लगता था कि सैल्वेशन जो है वो मैजिकल पावर से हम अटेन कर सकते हैं, जिसको हम वज्र कहते हैं। मैजिकल पावर्स का ही नाम वज्र है, इसीलिए इनके सेक्ट का नाम भी वज्रायन है। हिनायन जो थे वो आइडल वर्शिप पे भरोसा नहीं करते थे, महायान आइडल वर्शिप पे भरोसा करते थे, और वज्रायन इनमें से कुछ भी नहीं करते थे। हिनायंस पाली लैंग्वेज को फेवर करते थे, महायान भी पाली लैंग्वेज को फेवर करते थे, बट वज्रायन पाली लैंग्वेज को नहीं फेवर करते थे। हिनायंस को हम लोग सदर्न बुद्धिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साउथ इंडिया में प्रिवेल करता है, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार और श्याम, थाईलैंड, जावा एट्सेट्रा। जो महायान थे वो नॉर्दर्न बुद्धिस्ट थे, जो कि नॉर्थ इंडिया में थे, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान। और जो वज्रायन थे ये ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर हुए, जो जैसे कि बंगाल और बिहार। ये रीजन याद करना बहुत ज़रूरी है कि किस रीजन में कौन सा सेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब हिनायंस में भी हमारे 2 सब सेक्ट हो गए, जैसे कि वैभिषिका और सौंत्रत्रिका, ठीक है। ऐसे ही महायान में हमारे 2 सेक्ट्स हो गए, मध्यमिका यानी कि शून्य वड़ा, इसके फाउंडर थे नागार्जुन, और दूसरा था योगाचर यानी कि विजयवड़ा, जिसके फाउंडर थे मैत्रीनाथ एंड हिज डिसाइपल असंगा। इसके जो चीफ डिविनिटीज़ ऑफ दिस सेक्ट वर द ताराज। सिर्फ ताराज इनके चीफ डिविनिटीज़ थे, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर हम बात करें बोधिसत्व के बारे में, तो बोधिसत्व वज्रपानी, जैसे कि इंद्रा, जो
अपने पास थंडर यानी कि जो बिजली कड़कती है उसे होल्ड करते हैं। ठीक है। हमारे दूसरे हैं अवलोकिती स्वरा, जो लॉर्ड नीचे देखते हैं, और पद्म पानी, जो लोटस को बियर करते हैं अपने हाथ में, और उनका दिल बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कोमल हृदय के हैं, काइंड हार्टेड हैं। तीसरा है हमारा मंजूश्री, जो है स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इनके पास एक बुक है जिसमें 10 पारामिताज हैं यानी कि स्पिरिचुअल परफेक्शंस हैं। चौथे हैं मैत्रेय, जो फ्यूचर बुद्धा हैं। पांचवें हैं क्षितिग्रा, गार्जियन ऑफ पुरुगैटरीज। और हमारे छठे हैं अमिताभा या अमितयुषा, बुद्धा ऑफ हेवन। जो बुद्धा अब हमारे बीच नहीं है वो अमिताभा, राइट। हमारे पास कुछ सेक्रेड श्रीन्स हैं यानी कि मंदिर हैं जिनके बारे में हम बात करें, जो जिन प्लेसेस पे हैं: लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, संक्यासा, 8 प्लेस जो होली समझी जाती हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। ठीक। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि अदर सेंटर्स ऑफ बुद्धिज़्म जो एंशंट इंडिया में थे वो अमरावती थे, नागार्जुनी कोंडा थे आंध्र प्रदेश में, बिहार में नालंदा, जूनागढ़ और वल्लभी गुजरात में, सांची और भरतहुत मध्य प्रदेश में, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, दौलगढ़ी उड़ीसा में, कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा यूपी में, एंड जगलडड़ा एंड सोमपुरी इन वेस्ट बंगाल। बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर थी वो हमारी 3 ही फॉर्म में डेवलप करती थी। मेनली अभी हम लोग आर्किटेक्चर पे एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें द्रविडियन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, सब तरह की सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में ही बात होगी। और मैं इसका एक फ्लो चार्ट भी दूंगी जिसमें आपको सारे आर्किटेक्चर एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हमारा 3 फॉर्म में डिवाइडेड है, जिसमें है स्तूपा, जहाँ पे बुद्धा के जो रेलिक्स हैं यानी कि उनके जो पार्ट्स हैं, जो भी बॉडी पार्ट जो प्रिजर्व करे जा सकते हैं वो वहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं। दूसरा है चैत्य, जो कि एक प्रेयर हॉल है, और विहार है जो कि रेजिडेंस है। इसी विहार के ही नाम पे मैंने आपसे कल बताया था कि कल नहीं, जो मेरा NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का वीडियो है, विहार जहाँ पे लोग आते थे, रुकते थे, क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे वो ज़्यादा, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो एक जगह पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते थे, वो सिर्फ बारिश में शेल्टर लेते हैं, अदरवाइज़ गर्मी और ठंड में वो सिर्फ वॉकिंग ही करते रहते हैं। तो वो वहाँ पे रुकते थे, वहाँ पे कुछ दिन के लिए रहते थे, तो विहार करते थे। तो विहार मतलब सिर्फ वहाँ पे रुक जाना, और विहार का ही नाम फिर होते होते बिहार हो गया, और आज प्रेजेंट डे उसे बिहार भी हम कहने लगे। अब हमारे पास कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी हम प्लेस बताएंगे, और उनके फाउंडर का भी नाम आपको इस टेबल में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता देती हूँ। पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो बनी वो नालंदा थी, जो कि बदा गाँव बिहार में है। इसके फाउंडर कुमार गुप्त वन हैं, जो कि एक गुप्ता रूलर हैं। उदांतपुरी जो बिहार शरीफ बिहार में है, जिसके फाउंडर गोपाला हैं, जो कि पाला रूलर थे। विक्रमशिला भागलपुर में है बिहार में, जिसके फाउंडर धर्मपाला थे, पाला रूलर ही थे ये। और एक सोमापुरी नॉर्थ बंगाल में है, जो कि धर्मपाला पाला रूलर थे। जगाडल बंगाल में है, जिसके फाउंडर रामपाला पाला रूलर थे। और वल्लभी जो गुजरात में है, जिसके फाउंडर भद्रका मैत्रक रूलर थे। बुद्धिज़्म बिहार और बंगाल में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि पहले बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडिया हमारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही पोर्शन था। बट उन लोगों के आने के बाद से हमारा डिवीज़न हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद से डिवीज़न हो गया, बंगाल अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। बट जो बुद्धिज़्म के हमारे पास एविडेंसेस हैं वो बिहार और बंगाल में सबसे एक्सीलेंट एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बुद्धिज़्म के अगर कुछ रॉयल पैट्रन्स मतलब फॉलोअर्स, अगर हम रॉयल फॉलोअर्स की बात करें तो वो बिम्बिसार और अजातशत्रु हैं, मगध रूलर्स। प्रसन्नजीत जो कि कोसला रूलर हैं। उडायन जो कि वत्स रूलर हैं। प्रद्योता जो कि अवंती के रूलर थे। अशोका और दशरथा जो कि मौर्यन रूलर थे। मिलिंद और मेनांडर जो कि इंडो ग्रीक रूलर्स थे। हाँ, ये भी बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास कनिष्क जो कि एक कुशाना रूलर थे। फिर है हर्षवर्धन जो कि वर्धना रूलर थे। गोपाला, धर्मपाला और रामपाला हमारे पाला रूलर्स थे। ये सारे 9 जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, 9 जो नेम्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ये सारे ही बुद्धिज़्म के रॉयल पैट्रन्स थे। यहाँ पे एक पॉइंट
नोट बनाकर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के ग्रेटेस्ट पैट्रन थे। इन्होंने ये बुद्धिस्ट काउंसिल कल मैंने आपको बताया था कलिंग वॉर के बाद, जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और डिस्ट्रेस्ड थे कि उन्होंने ये क्या कर दिया है, आफ्टर किलिंग सो मैनी पीपल, आफ्टर टेकिंग सो मैनी लाइव्स, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ही शुड लाइक गिव अप द वॉर। एंड इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम भी अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर था। इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी डॉटर संघमित्रा को एक श्रीलंका में एक मिशन के लिए भेजा, टू बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। और आज भी श्रीलंका में हमें अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे नंबर्स में बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं। कनिष्क जो थे, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का जो मिशन था वो उन्होंने चाइना, कोरिया और जापान में भेजा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना, कोरिया और जापान में आज भी बुद्धिज़्म इंडिया की ही देन है। थर्ड है हमारा जो पाला किंग्स थे, गोपाला, धर्मपाला, रामपाला, जो बंगाल और बिहार के थे, ये बुद्धिज़्म के लास्ट ग्रेटेस्ट पैट्रन्स माने जाते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल मैं जैनिज़्म और एनसीईआरटी क्लास 7th की हिस्ट्री भी पूरी अपलोड कर दूँगी। और ये सारे टॉपिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैं ये कंटेंट सिंगल लेके चल रही हूँ, महाजनपद और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, किंग अशोक का भी अभी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो ये सब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हमें हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाँ, इस वीडियो में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो PYQs हैं उन्हें आप प्लीज़ अपने पास रखिए। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, इफ़ नॉट इन द पेपर फॉर्मेट लाइक इन द हार्ड कॉपी, तो अपने फ़ोन में ही आप सेव रखिए, बट यू शुड हैव दोज पेपर्स। उनको सिर्फ देखना है। मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें हमें सॉल्व करना है, बैठ के हम नेट खोल के बैठ गए और हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। वी डोंट हैव टू सॉल्व देम, हमें सिर्फ उन्हें देखना है। और एक बार हमें देखने से ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कैसे क्वेश्चंस हमें UPSC आस्क कर रहा है। और अगर आप किसी स्टेट PSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप उसके रिगार्ड में भी उस पर्टिकुलर स्टेट PSC का पेपर भी निकाल सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं कि हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एंशिएंट इंडिया में ऐसे ज़्यादा कोई टॉपिक्स नहीं हैं, कम ही टॉपिक्स हैं, बट हैं, अच्छे नंबर में हैं। और वो पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंशिएंट इंडिया को लोग भूल जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा रिच रह चुकी है, तो उसे भूलना नहीं है, हमें उसे याद रखना है और वो ऐसे ही हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और जो नई वीडियो है, मैंने आपको जैसे बताया अभी कि एक जैनिज़्म या अशोक के बारे में बात करेंगे उसमें, और 7th क्लास की फुल NCERT कवरेज उसमें होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको उसमें से कोई भी हेल्प हो जाती है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और इस पूरे का PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टाइम टेबल और PDFs और शॉर्ट्स जो कुछ भी मैं डालती हूँ वो Instagram और Telegram चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ डू जॉइन द Telegram चैनल ऑल्सो, और प्लीज़ फॉलो ऑन Instagram ऑल्सो, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग, ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।